आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बटरवर्थ एक्टिव फ़िल्टर के आउटपुट वोल्टेज या गेन के एक्सप्रेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था बटरवर्थ एक्टिव लो पास फ़िल्टर के बारे में और हमने देखा था कि ये जो सर्किट हमें दिखाई दे रहा है, ये सर्किट हमारा किसकी तरह एक्ट करता है, बटरवर्थ एक्टिव लो पास फ़िल्टर की तरह। और इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फ़िल्टर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक और आर और सी के कम्बिनेशन को कंसिडर किया गया है। ठीक है, और ये जो हम कम्बिनेशन लगाते हैं वो हमेशा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही अप्लाई करते हैं। अब हम आज यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो एक्सप्रेशन आता है आउटपुट वोल्टेज और गेन का, वो कैसे आता है। और ये जो सर्किट है ये लो पास फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा है, तो सिर्फ लो फ्रिक्वेंसीज़ के लिए हमें क्या मिल रही थी, कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रही थी, और हायर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए हमारे पास क्या आ रही थी, आउटपुट ज़ीरो आ रही थी। ये दोनों केस हमने स्टडी कर लिए थे। तो देखिए, अगर हमें एक्सप्रेशन निकालना है तो एक्सप्रेशन के लिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर हमने कंसीडर किया था, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लेट कर लेते हैं, वो कितनी है हमारी, वो वीसी वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है। कैपेसिटर के इस एंड पर है वोल्टेज वीबी और कैपेसिटर के दूसरे एंड पर है ज़ीरो वोल्टेज। तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज हो गई, वीबी माइनस ज़ीरो। इसका मतलब है कि ये जो वीसी की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, वीबी के। अब अगर हमें इस वीबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीबी की क्या वैल्यू होगी, इसका रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर का डिवाइडेड बाय सम ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर प्लस में ये रेजिस्टेंस आर। ठीक है, इनटू में जो हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की है वो। तो सिंपली इस तरीके से एक तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको किरचॉफ्स लॉ लगा कर भी निकाल सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से, तो देखिए किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से अगर हमें इस सर्किट की वैल्यू, इसके वीबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम वो सर्किट उठा लेते हैं। ठीक है, ये था इनपुट वोल्टेज हमारे पास, ये था रेजिस्टेंस आर, ये था कैपेसिटर सी, और इधर क्या थी, ये वोल्टेज वीबी थी। और इधर हमने इसको किससे कनेक्ट कर रखा था, इधर हमने इसको कनेक्ट किया था ऑप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ से लेट करें कि इस रेजिस्टेंस आर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई आर है। ठीक है, तो आई आर जो है वो इस पॉइंट पर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो एक तो करंट जाएगा कैपेसिटर के अंदर, एक जाएगा ऑप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो कैपेसिटर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम लेट कर लेते हैं, वो हमारा IC है। और यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम कितना लेट कर लेते हैं, वो IB लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ऑप एम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है इधर, वो कितना हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो IR था वो किस किस का कॉम्बिनेशन था, IB और IC का था, लेकिन IB कितना हो गया, ज़ीरो। तो ये जो करंट है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो किसके अक्रॉस आ गया, वो किसके इक्वल हो गया, कैपेसिटर के करंट के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम क्या कंडीशन ले सकते हैं कि IR हमारा IC के इक्वल हो गया। अब हमें IR और IC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए IR करंट हमने ये कंसिडर किया था और इस करंट की डायरेक्शन क्या है, इनपुट वोल्टेज से VB तक। तो हमारे पास क्या बनेगी, IR की वैल्यू Vin माइनस VB बाई आर, Vin माइनस VB बाई आर। इसी तरीके से IC की वैल्यू निकाले तो IC की डायरेक्शन ये है VB से ग्राउंड की तरफ, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, VB माइनस ज़ीरो बाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो ये बनेगा VB माइनस ज़ीरो बाई XC। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को हम सोल्व कर ऐसे भी लिख सकते हैं, Vin माइनस आर और माइनस VB बाई आर, और इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा, VB बाई XC। अब VB वाली टर्म्स को हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनेगा, इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो VB बाई XC प्लस में VB बाई आर। VB यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 में XC प्लस में 1 आर। और अगर इसको एलसीएम लेकर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा, इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं VB की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई, XC इंटू में V इनपुट डिवाइडेड बाय XC प्लस में आर।
ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। अब हम क्या करते हैं, इस XC की वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो कि होगी हमारे पास 1/2πfc। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ भी पुट कर देंगे, और जब इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो ये बनता है। अब देखिए, अगर हमारा सर्किट, ये जो सर्किट था वो लो पास फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा था, ये सर्किट लो पास फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा था, तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, और वो हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1/2πRC। ठीक है, ये R ये वाला रेजिस्टेंस है और C इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, तो ये बनेगी हमारे पास हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अगर हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, VB इज इक्वल टू 1/1 प्लस में F/FH इंटू में V इनपुट, जहाँ पर FH है हमारी हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इस XC की, कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, तो वो कैसा होता है, वो इमेजिनरी होता है। XC की क्या वैल्यू होती है, 1/J2πfc। ठीक है, जहाँ पर J एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो अगर हम इसको इमेजिनरी कंसिडर करके इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। तो जो नीचे वाली टर्म है वो किस फॉर्म में बन गई, A + I/B की फॉर्म में बन गई हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास A + I/B की फॉर्म में बन रही है। ठीक है, तो अगर हम A + I/B का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, A² प्लस में B² अंडर द रूट। उसी टाइप से यहाँ पर हमारे पास A का काम कौन कर रहा है, 1 काम कर रहा है, आयोटा का काम ये J कर रहा है इमेजनरी नंबर, और B का काम कौन कर रहा है, F/FH। तो सिर्फ अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो उस मैग्नीट्यूड की क्या वैल्यू बनेगी, उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी, VB का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो क्या बनेगा, इनपुट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय जो इमेजनरी टर्म आ रही थी उसके मैग्नीट्यूड। ठीक है, इमेजनरी टर्म हमारी क्या आ रही थी, इमेजनरी टर्म आ रही थी 1 प्लस में JF/FH। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो मैग्नीट्यूड हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, साथ में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा था आउटपुट वोल्टेज का, जब हमने इस सर्किट को एज अ लो पास फिल्टर स्टडी किया था तो उस केस में हमारे पास जो आउटपुट का एक्सप्रेशन आ रहा था वो क्या आ रहा था, वो आ रहा था VB इंटू में 1 प्लस में RF/R1, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प पर हमने अप्लाई किया था। तो नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प है तो उस केस में जो हमारे पास गेन का या आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास ये होता है। ठीक है, और गेन जो है ओप एम्प का नॉन इन्वर्टिंग मोड में जब वो है तो उस टाइम पर हम गेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं AVFC। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का गेन है ये AVF। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या आ रही थी, किसके इक्वल आ रही थी, VB इंटू 1 प्लस में RF/R1। और या फिर अगर हम इसको चाहें, ठीक है, इसको चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, V आउटपुट इज इक्वल टू VB इंटू में नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प गेन। ठीक है, तो हमारे पास ये बनेगा एक्सप्रेशन। अब देखिए VB की क्या वैल्यू आई है, VB की हमारे पास ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं VB की वैल्यू तो हमारे पास ये बनेगी, ये हमारे पास VB की वैल्यू आई थी तो हमारे पास ये बनेगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, V आउट और V इन को अलग कर लेते हैं, बाकी टर्म पूरी इधर रह जाएगी। अब ये जो V आउटपुट बाय V इनपुट होता है इसको हम क्या बोल रहे हैं, AVF नोट। और AVF नोट क्या बनेगा हमारा, देखिए V इनपुट हमने कहाँ अप्लाई की थी, इनपुट वोल्टेज जो है वो हमने यहाँ अप्लाई की है। ठीक है, तो देखिए ये सर्किट था वो किसकी तरह एक्ट कर रहा था, वो लो पास फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा था। तो ये जो हमारे पास गेन बन रहा है ये कहलाएगा आइडियल लो पास फिल्टर गेन। ठीक है, ये हमारा था ओप एम्प जब हमारा नॉन इन्वर्टिंग मोड के अंदर होता है, जब ये सर्किट होता है तब जो गेन होता है हमारे पास वो AVF था। ठीक है, लेकिन अगर साथ में ये सर्किट लगाया है और अब हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन V आउट बाई V इनपुट आ रहा है, तो ये लो पास फिल्टर का सर्किट है। तो जो हमारे पास गेन बनेगा वो क्या बनेगा, आइडियल लो पास फिल्टर गेन। ठीक है, तो आइडियल लो पास फिल्टर गेन किसके इक्वल आ गया, इस टर्म के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर ये जो टर्म आपको दिखा
दिखाई दे रही है 1 प्लस में f/fh के मोड का fh का स्क्वायर अंडर द रूट, ये टर्म हमारी क्या कहलाती है, ये टर्म कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का था। इसी टाइप से अगर हम nth ऑर्डर का देखें तो nth ऑर्डर का जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, f/fh की पावर 2 इंटू में n हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का इसलिए यहाँ पे 2 इंटू 1 आ रहा था, nth ऑर्डर का करेंगे तो 2n हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं डिफरेंट केसेस पर। तो सबसे फर्स्ट केस जो है हमारा वो है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बहुत कम है, या फिर कहे कि हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है इन फ्रीक्वेंसी से, तो लेट कर लेते हैं कि जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। तो उस केस में अगर हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं fh की इनफाइनाइट, तो ये क्या बनेगा, f अपॉन में इनफाइनाइट, तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। मतलब आइडियल लो पास फिल्टर का गेन किसके इक्वल आ गया, हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प के गेन के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी। और या फिर हम इसको आउटपुट की वैल्यू आउटपुट के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो वो क्या बनेगा, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इनटू में नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प गेन। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आउटपुट की क्या आ रही है, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है। और फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ आउटपुट मिल रही है। आउटपुट मिल रही है तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसीज जो कि हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लेस है उनके लिए कुछ आउटपुट मिल रही है। तो ये सर्किट किसकी तरह एक्ट कर रहा है, लो पास फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड केस पर। हमारा सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस क्या कहता है कि जब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो। तो अगर इस एक्सप्रेशन में हम पुट करें f इज इक्वल टू fh, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस में 1 अंडर द रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आइडियल लो पास फिल्टर गेन इज इक्वल टू फिल्टर नॉन ऑप एम्प इन नॉन इन्वर्टिंग मोड गेन डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। या फिर इसको वी आउट बाय वी इनपुट लिख सकते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, 0.707 टाइम्स ऑफ AVF। ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा था 1 टाइम्स ऑफ AVF, यहाँ पर ये रिड्यूस होकर कितना हो गया, ये हो गया 0.707 टाइम्स। ठीक है, अब आते हैं थर्ड केस पर, जहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बहुत ही ज़्यादा है। तो उस केस में हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम है। वो कितनी है, वो 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो f/fh की वैल्यू कितनी बनेगी, वो इनफाइनाइट बनेगी। और अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट करें f/fh की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये बनेगा AVF बाई इनफाइनाइट, जो कि कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब आइडियल लो पास फिल्टर का गेन कितना आ रहा है, 0। या फिर हम कह सकते हैं वी आउट बाई वी इनपुट की वैल्यू कितनी आ रही है, वो 0 आ रही है। या फिर कहें आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है, वो 0 आ रही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसीज जो कि हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज से ज़्यादा हैं उनके लिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, वो 0 आ रही है। तो इसका मतलब सर्किट किसकी तरह वर्क कर रहा है, लो पास फिल्टर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में इस प्रैक्टिकल बटरवर्थ एक्टिव फिल्टर का, लो पास फिल्टर का, तो जो हमारा गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व है वो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देता है। ठीक है, सबसे पहले क्या था हमारे पास, सबसे पहले देखिए कर्व कैसे आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास AVF नोट की वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी, AVF के इक्वल आ रही थी। तो कुछ टाइम तक तो हमारे पास वही चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड केस में हमारे पास क्या मिल रही थी, वो रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 0.707 f इज इक्वल टू FH पर। तो जैसे ही f इज इक्वल टू FH की कंडीशन आती है तो वो वैल्यू हमारी 1 से रिड्यूस होकर कितनी हो जाती है, 0.707 हो जाती है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ तक 1 चल रही थी, फिर क्या है, वो रिड्यूस होकर कितनी हो गई, वो हो गई हमारे पास 0.707। उसके बाद आगे वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है f इज इक्वल टू FH के बाद FH से ग्रेटर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए आउटपुट जो है वो क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और फाइनली जब FH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या फिर कहें f की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो उस केस में आउटपुट क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो f इक्वल टू FH के बाद अगर हम फ्रीक्वेंसीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती चली जाती हैं तो जो हमारा गेन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और जब FH की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में जो हमारा गेन है वो कितना हो जाता है, वो भी 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे पास कर्व आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं
कि f इज इक्वल टू एफ एच तक हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रही थी, ठीक है। तो ये बन जाएगा पास बैंड। एफ एच से ग्रेटर जो भी फ्रिक्वेंसीज हैं उनके लिए हमारे पास आउटपुट 0 बन रही, तो ये बन जाएगा हमारा स्टॉप बैंड, उसके बाद वाला जो है, ठीक है। उसके बाद वाला स्टॉप बैंड, उससे पहले वाला जो भी है उसके लिए आउटपुट मिल रही है तो वो पास बैंड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, सबसे पहले जो हमारा गेन है वो कितना आ रहा था, वो कुछ कांस्टेंट चल रहा था। फिर उसके बाद वो वैल्यू मतलब कांस्टेंट चल रहा था, इसके इक्वल था, ठीक है। फिर उसके बाद जो वैल्यू है वो डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 0.707 टाइम्स हो गई। तो जहाँ पर जो हमारे पास ये ट्रांजिशन होना शुरू होता है कि कांस्टेंट वैल्यू से जो गेन है वो डिक्रीज होना शुरू होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारे पास बैंड के अंदर क्या आ रहा है, एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहाँ पर गेन एक फिक्स वैल्यू से रिड्यूस होना शुरू हो गया। तो ये पॉइंट जो है हमारा, इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये हमारा ट्रांजिशन पॉइंट है जहाँ पर गेन जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से दूसरी वैल्यू पर शिफ्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम देखें तो पहले यहाँ पर देखिए, इसके बाद एफ इज इक्वल टू एफ एच के बाद हमारा जो गेन है वो रिड्यूस होना शुरू हुआ और फिर लास्ट में जाकर वो क्या हो गया, वो 0 हो गया। तो इसके बाद वो क्या रहेगा, कंटिन्यूसली 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर भी क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है कि कुछ एक वैल्यू थी, उसके बाद गेन क्या है वो 0 0 0 ऐसे चल रहा है। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन पॉइंट। और ये स्टॉप बैंड के अंदर है ये ट्रांजिशन पॉइंट, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये है पॉइंट बी जहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो इस ए पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है वो हम लेट करते हैं एफ ए, इस बी पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है उसको हम लेट कर लेते हैं एफ बी। तो इन दो फ्रीक्वेंसीज को हम क्या बोलते हैं, एफ ए को बोलते हैं पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पास बैंड के अंदर हमें मिल रही है और यहीं पर ट्रांजिशन शुरू हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर देखिए इस एफ बी को क्या बोलेंगे, इस एफ बी को हम बोलेंगे स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि स्टॉप बैंड के अंदर हमें मिल रही है और यहाँ से हमें पहले क्या मिल रहा है, यहीं से क्या हो रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था, आउटपुट 0 चलती जा रही थी। और इन दो फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है, एफ बी माइनस एफ ए का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है हमारा, वो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। डेल्टा एफ को से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और एफ बी माइनस एफ ए क्या कहलाता है हमारा, ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए आइडियल लो पास फिल्टर जब हम स्टडी कर रहे थे तो जो उसका कर्व है हमारे पास वो क्या आ रहा था, वो कर्व हमारा कुछ इस टाइप से आ रहा था आइडियल लो पास फिल्टर के केस में, आइडियल के केस में, ठीक है। तो वो कर्व हमारा गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का वो कुछ इस टाइप से आ रहा था। तो यहाँ पर अगर हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करते थे वो कितनी आ रही थी, वो इनफाइनाइट आ रही थी। लेकिन अभी प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक कर्व बन रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो कैसा बन रहा है, ये कुछ उस टाइप से कर्व बन रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो स्लोप होगी वो इनफाइनाइट नहीं है, एक स्मूथ कर्व हमें मिल रहा है। तो जो वहाँ पर हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इनफाइनाइट स्लोप की, वो क्या हो गई, वो यहाँ पर रिमूव हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास था गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व। और यहाँ पर जो गेन है वो एकदम से 0 नहीं होगा, इस केस की तरह, आइडियल की तरह एकदम से वैल्यू 0 नहीं होगी, वो धीरे धीरे क्या है, वो डिक्रीज होगा और देन वो 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये हमारा था बटरवर्थ एक्टिव लो पास फिल्टर के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर का था। अब हम इसके बाद बात करते हैं सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर सेकंड ऑर्डर का बनाना है तो 2 ROC के कम्बिनेशन हम कंसीडर करेंगे। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट RC कम्बिनेशन, ये हो जाएगा सेकंड RC कम्बिनेशन, और ये जो हमारा सर्किट बनेगा वो सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ एक्टिव फिल्टर बनेगा, ठीक है। और इस केस में अगर हम गेन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। इसका हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, इसकी सिर्फ सिंपली हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम हायर ऑर्डर के बटरवर्थ एक्टिव फिल्टर बना सकते हैं फर्दर ROC के कॉम्बिनेशन कंसीडर करके, ठीक है। अब अगर हम हायर ऑर्डर के लिए गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व देखते हैं तो जो हमारा गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व है वो कुछ इस टाइप से आता है। ये है जो हमारा फर्स्ट कर्व जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कर्व दिखाई दे रहा है ये है n = 1 के लिए, ठीक है। अगर हम
ऑर्डर बढ़ा देते हैं, सेकंड ऑर्डर का कंसीडर करते हैं, तो ये जो हमारा कर्व है वो क्या होगा, वो ये बनेगा, ठीक है। ये जो कर्व है ये लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया। अब n=3 के लिए देखें तो ये और लेफ़्ट में शिफ्ट होता चला जाएगा, n=4 के लिए देखें तो ये और लेफ़्ट में शिफ्ट होता चला जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या मिल रही थी, FB मतलब ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है ऑर्डर इंक्रीज़ करने के साथ साथ वो क्या है, वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है। जो FB था वो पहले हमें यहाँ पर मिल रहा था, फिर हमें यहाँ मिल रहा है, फिर हमें यहाँ मिल रहा है, फिर हमें यहाँ मिल रहा है। तो जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है जैसे जैसे हम ऑर्डर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी FH हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो क्या रहेगी, वो हमेशा उसी पॉइंट पर रहेगी जहाँ पर पहले थी। FH चेंज नहीं होगा, FH की पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो अभी भी उसी पॉइंट पर रहेगा। लेकिन जो इनके ट्रांजिशन फ्रिक्वेंसी है पास बैंड और स्टॉप बैंड के अंदर वो क्या है, वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होती रहेंगी, ठीक है। पास बैंड के अंदर जो हमारी FA आ रही थी वो भी लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होती रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो स्टॉप बैंड के अंदर ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी FB मिल रही थी वो भी क्या है, वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होती रहेगी। लेकिन जो FH की वैल्यू है वो क्या रहेगी, वो उसी पोजीशन पर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और हायर ऑर्डर के जो बटरवर्थ एक्टिव फिल्टर्स हैं उनको भी हम ROC की कैस्केडिंग से इसी टाइप से सर्किट के अंदर बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर के लिए दिखाया है, ठीक है। और ROC की वैल्यू जो है वो इस तरीके से हमें चूज़ करनी है कि 2πRC की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 1/FH हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ा था बटरवर्थ एक्टिव लो पास फिल्टर, अब हम पढ़ेंगे बटरवर्थ एक्टिव हाई पास फिल्टर। तो हाई पास फिल्टर के केस में क्या होता है, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं ओपैम्प की एप्लीकेशन, कि ओपैम्प को जब हम एज ए डिफरेंशिएटर यूज़ करते हैं तो वो हमारा हाई पास फिल्टर की तरह वर्क करता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें C और R का कम्बिनेशन होता है, कैपेसिटर पहले आता है, रेजिस्टेंस बाद में आता है। तो उसी टाइप से अगर हम यहाँ पर बटरवर्थ एक्टिव लो पास फिल्टर के अंदर ROC की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर था R, यहाँ पर था थी, अगर इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तो यही सर्किट हमारा क्या बन जाता है, ये हाई पास फिल्टर की तरह वर्क करने लगेगा। और ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ हाई पास फिल्टर, सिर्फ एक R और C का कम्बिनेशन ही हमने कंसीडर किया है। और इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो सेम हम लो पास फिल्टर की तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंड पास फिल्टर की तरह। तो देखिए, अगर हम लो पास फिल्टर की तरह करते हैं तो लो पास फिल्टर क्या है, FH से पहले जितनी भी फ्रिक्वेंसीज़ है, ठीक है, उन सबको तो क्या करेगा, पास होगा, उनके लिए कुछ ना कुछ गेन आएगा, उसके बाद जो भी फ्रिक्वेंसीज़ है उनके लिए गेन 0 हो जाएगा। तो ये कर्व हमारा कुछ इस टाइप से आएगा। अगर हम बात करते हैं हाई पास बैंड की, हाई पास फिल्टर की, हाई पास फिल्टर में क्या होता है कि वो हायर फ्रिक्वेंसीज़ को तो पास कर देता है, ठीक है। अगर हाई पास फिल्टर है तो उसकी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कोई ना कोई होगी, तो इस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से आगे जो भी फ्रिक्वेंसीज़ हैं उन सबको तो वो क्या करेगा, पास कर देगा, और उससे पहले वाली जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनको वो स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पर हम क्या देखते हैं, इन दोनों के कम्बिनेशन से आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या बन रहा है, रिजल्ट ये बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो FH की वैल्यू है वो FL से क्या है, ग्रेटर है। तो जब हमारे पास FH की वैल्यू FL से ग्रेटर होगी, ठीक है, तो उसी केस में हमारे पास क्या बनेगा, बैंड पास फिल्टर बनेगा। अब देखिए FH की वैल्यू ये है, तो FH क्या कर रहा है, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसीज़ को पास कर रहा है, लेकिन FL क्या है, इसके बाद वाले सिर्फ इतनी फ्रीक्वेंसीज़ को पास करेगा। FH तक आते आते ये जहाँ पर जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, लो पास और बैंड पास, तो FH जो है उससे आगे वाली फ्रिक्वेंसीज़ को पास नहीं होने देगा, FL जो है उससे लोअर वाली फ्रिक्वेंसीज़ को पास नहीं होने देगा। तो इसका मतलब सिर्फ कौन सी फ्रिक्वेंसीज़ पास होंगी, जो कि FH और FL के बीच में लाई कर रही है। तो ये क्या बन गया, हमारा बैंड पास फिल्टर बन गया, कि इस रेंज की फ्रिक्वेंसी हायर कट ऑफ और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बीच में जो भी फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं सिर्फ उनको ये पास करेगा और बाकी को क्या कर देगा, बाकी को ये स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, बैंड पास फिल्टर बन गया। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो कंडीशन है FH
क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए FL से। अगर FH की वैल्यू कम हुई और FL की वैल्यू ज़्यादा हुई तो हमारे पास ये जो बैंड पास फिल्टर है उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था बैंड पास फिल्टर। और लास्ट एंड फाइनल हमारे पास क्या है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर। तो देखिए बैंड रिजेक्ट फिल्टर अगर हमें बनाना है तो कंडीशन जस्ट रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, FH जो है हमारा वो क्या होगा, लेस देन होगा FL से। तो देखिए ये हमारा था FH और यहाँ पर आप देख सकते हैं FH जो है वो लेस है FL से। तो FH हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है तो इसका मतलब क्या होगा, इससे पहले वाली फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा उसके बाद वाली को स्टॉप करेगा। तो ये लो पास फिल्टर था, ठीक है। अगर ये हमारे पास हाई पास फिल्टर है तो ये क्या करेगा, इस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से पहले वाली जो भी है उनको स्टॉप करेगा, उसके बाद वाली को पास करेगा, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास सर्किट क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा रिजल्टेंट, ठीक है। दोनों को कंबाइन करते हैं। FH जो है वो इससे पहले वाले को पास करेगा, इनके बाद वाले को पास नहीं करेगा, ठीक है। FL जो है इससे पहले वाले को पास नहीं करेगा, इसके बाद वाले को पास करेगा। तो FH और FL के बीच में जितनी भी फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं उनके लिए हमें क्या मिलेगी, आउटपुट 0 ही मिलेगी, ठीक है। FH के बाद आउटपुट 0, FL से पहले। तो FH के बाद आउटपुट 0 और FL से पहले आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये क्या बन जाएगा कि वो फ्रिक्वेंसीज जो FH और FL के बीच में लाई कर रही है उनके लिए आउटपुट 0। तो इसका मतलब ये क्या है, इन फ्रिक्वेंसीज को ये रिजेक्ट कर रहा है। FH और FL के बीच में जितनी भी फ्रिक्वेंसीज आ रही है उन सबको ये रिजेक्ट कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ठीक है। ये बनेगा बैंड रिजेक्ट, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि FL जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन FH होना चाहिए। बैंड पास की जो कंडीशन थी उससे जस्ट रिवर्स होना चाहिए, तभी हमारे पास ये क्या बन सकता है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर बन सकता है। सेकंड चीज़ जो यहाँ पर आपने ध्यान देनी है वो यही है कि FL और FH के बीच में जो गैप है वो क्या होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से इतनी दूर होने चाहिए कि जब हमारे पास जो सिस्टम है हमारा FH पर पहुँचे, ठीक है। FH के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो रेंज है वो बहुत ही कम है, ताकि वो फटाफट से FL तक पहुँचकर फिर से क्या करे, फ्रिक्वेंसीज़ को पास करना शुरू कर दे। तो वो बैंड रिजेक्ट नहीं बनेगा। जब वो फ्रिक्वेंसीज़ को पास ही कर रहा है तो वो हमारे पास बैंड पास ही बन जाएगा, सिर्फ इन फ्रिक्वेंसीज़ को छोड़ेगा। तो FL और FH के बीच का जो गैप है वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए। इतना लार्ज होना चाहिए कि जब हमारे पास ट्रांजिशन करे, वो जब हमारे पास ये जो फिल्टर है वो ट्रांजिशन करे तो उसके बाद उसको सेकंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए जहाँ पर फिर से ट्रांजिशन हो रहा है वहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ क्या मिले, टाइम लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर पहुँचने के कुछ सेकंड बाद ही फिर से यहीं पे पहुँच गया, फिर से ये ट्रांजिशन कर गया, फिर तो ये आगे वाली जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं उनको पास करेगा, तो ये बैंड रिजेक्ट नहीं बन पाएगा। तो FL और FH के बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। इतना ज़्यादा होना चाहिए कि जब एक से वो ट्रांजिशन करे तो दूसरे के लिए जब वो ट्रांजिशन करे तो उन दोनों के बीच में जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा रहे। रिस्पॉन्स जो है वो क्या होना चाहिए, वो रिस्पॉन्स इतनी जल्दी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। फार अपार्ट FH and FL are far apart enough that the low pass section response attenuates sufficiently enough before the high pass response begins increasing. Otherwise there will be no band whose frequencies are rejected. ठीक है। तो ये था हमारा बटरवर्थ एक्टिव फ़िल्टर्स के बारे में। और बटरवर्थ एक्टिव फ़िल्टर हमने लो पास फ़िल्टर भी स्टडी किया है, हाई पास फ़िल्टर भी स्टडी किया है, बैंड पास फ़िल्टर भी स्टडी किया है और बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर भी। तो अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है, सजेशंस हैं या कंप्लेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।